डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि पेशेंट का बयान ले सकते हैं आप। अब हालत कैसी है उनकी? अब बेहतर है। चलो ठीक है, चलो। मैं हूं मूसा हैदर और आप देख रहे हैं गुनहगार कौन। अस्पताल में लाया जाने वाला यह शख्स कौन है और इसके साथ आखिर ऐसा कौन सा हादसा पेश आया जो पुलिस इसका बयान कलमबंद करने के लिए अस्पताल इमरजेंसी में पहुंची। एक बात तो तय है कि पुलिस को इत्तला दी गई थी अस्पताल इंतजामिया की जानिब से कि इसका बयान कलमबंद करें, क्योंकि अगर ये कोई आम मरीज होता तो पुलिस इसका बयान कलमबंद करने के लिए अस्पताल कभी ना आती। क्या हुआ था जनाब को? मेरी बीवी बच्ची समेत 1 महीना पहले मुझसे लड़के अपने वालिद के घर चली गई थी। आज मैं उससे मिलने के लिए अपने ससुराल गया था। अच्छा, फिर क्या हुआ? जो ही मैं उनके घर में दाखिल हुआ, मेरी बीवी मुनीजा, मेरी सास मुमताज बेगम, मेरा ससुर मोहम्मद हुसैन और मेरे साले अदनान और जबरान ने मुझे मारना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? मैं भाग के गली में आ गया। फिर उन्होंने पेट्रोल डाल के मुझे आग लगा दी। फिर मैं गली में गिर गया। फिर मुझे होश नहीं रही। उनका तुम्हारे साथ कोई झगड़ा था? मेरा कोई झगड़ा नहीं था। मैं अपनी बीवी और बच्ची से मिलने के लिए गया था। वो तो ठीक है, झगड़ा नहीं था, फिर आग क्यों लगाई उन्होंने? वो मुझे जान से मार देना चाहते थे। अच्छा, जान से मारना चाहते थे। फिर क्या इरादा है जनाब का? उन्होंने मेरे साथ ज्यादती की है। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। लिख लिया? जी सर। इनका अंगूठा लगाओ और साइन। खड़े होके आतिफ ने जो बक की है वो सारे मोहल्ले ने सुनी। इसीलिए अबू मैं कब से कह रही कि मुझे उससे तलाक ले दे, पर यहाँ पे मेरी कोई सुनता ही कब है। पता नहीं अब कैसी हालत है उसकी। ना ही बचे तो अच्छा है, बहुत तंग किया हुआ है उसने। और कमाल है अब्बा जी कि पूरा 1 माह गुजरने के बाद उसे मुनीजा और अपनी बच्ची की याद आई। इनकी याद नहीं आई थी उसको, माल याद आ रहा था उसको। पता नहीं कितना बड़ा ड्रामेबाज आदमी है वो। ड्रामेबाज है तो उसके ड्रामे से बचने की फिक्र करो। आग उसको हमारे घर के दरवाजे पे लगी है। कैसी उल्टी बात कर रहे हैं अबू जी आप? क्या आग उसको हमने लगाई है? कोई जुर्म हुआ है या नहीं पुलिस ये नहीं देखती। अगर उसने हमारा नाम ले दिया तो पुलिस हमें पकड़ के ले जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अब्बा जी। मेरा ख्याल है कि हमें अबूरी जमानत करवा ही लेनी चाहिए। हाँ जी अदनान भाई, वकील से मशवरा कर लेते हैं, वैसे भी ज्यादा वक्त नहीं हमारे पास। ठीक है फिर तुम
अब्बू, मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। बेटा तू फिक्र क्यों कर रही है? तुम जाओ अपनी माँ के पास, जाओ जाओ बेटा जाओ, फिक्र नहीं करो। घर के दरवाजे पर दामाद को लगने वाली आग के वाकये ने घर वालों को खौफजदा कर दिया था कि कहीं पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने ना पहुंच जाए। बस इसी डर को मद्देनजर रखते हुए घर वालों ने अबूरी जमानत करवाने की कोशिशें शुरू कर दी। दूसरी जानिब इसी मोहल्ले में रहने वाले आतिफ के कजन ने इस वाकये की इत्तला अपने मामू को उनकी दुकान पर दी, मगर उन्हें इस बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं आया। वालेकुम अस्सलाम। सुना भी तनवीर, क्या हाल है? और सब ठीक ठाक तो है ना? खालू क्या ठीक होना है, आपको इतला तो मिल गई होगी। किस बात की? वो सब खैरियत तो है ना? मुझे तो कोई इतला नहीं मिली। आतिफ आग लगने से जल गया है अपने ससुराल के घर के सामने, उसकी हालत बहुत खराब थी, अस्पताल पहुंचा दिया उसे। इंशाल्लाह खैर। वो किसने आग लगाई है मेरे बेटे को? अब ये तो अल्लाह ही जानता है, मुझे मुनीजा के भाई ने फोन पर बताया था, उसने अपने आप को खुद आग लगाई है। या अल्लाह, उस पर रहम करना। चल मुझे ले चल उसके पास अस्पताल। सही, जरा दुकान का ध्यान करना। हेलो जी डॉक्टर साहब, जहांगीर बोल रहा हूँ। हाँ जी, मजरूब के बयान पर मैंने अपनी रिपोर्ट लिखकर SHO साहब को भिजवा दी है जी। अच्छा जी, नहीं बचा वो? चले ठीक है, बयान तो उसका हो गया है और उसके बयान की रोशनी में 302 भी लगेगी जी। ठीक है डॉक्टर साहब, खुदा हाफिज। सर वैसे मुझे पहले लग रहा था वो बचेगा नहीं, बहुत जल गया था। हाँ, उसकी हालत तो यही बताती थी। सर आग ससुरालियों ने लगाई हो या उसने खुद लगाई हो, ये देखने वाली बात। ये बात तो तफ्तीश में सामने आएगी। जाके साहब को बता दो, दरख्वास्त भिजवा दें, लाश का पोस्टमार्टम भी कराना है। ठीक है सर। छोड़ा यूँ बच्ची को अदनान की तरफ, रो तो नहीं रही थी? नहीं अब्बू, किरण भाभी के साथ वो बड़ी सेट रहती है। जबरान भाई नहीं आया अभी तक? नहीं, अभी तक नहीं आया, ना उसका फ़ोन आया, अस्पताल गया था। मैं फ़ोन करके पता करूं? नहीं नहीं छोड़ो, तुम रहने दो, खुद ही आ जाएगा। तो नहीं बेटा, तू बैठ, मैं देखता हूँ। क्या हुआ भाई? आखिर वही हुआ जिसका डर था, आतिफ मर गया। अम्मी का बेटी। ससुरालियों के दरवाजे के आगे जलकर मरने वाले आतिफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया गया। जैसे ही वो रिपोर्ट पुलिस के सामने आई, पुलिस ने पर्चा दर्ज किया और आतिफ के बयान की रोशनी में तफ्तीशी मुकर्रर कर दिया। तफ्तीशी ने तमाम हकायक जानने के लिए और पुलिस तफ्तीश आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले आतिफ के ससुरालियों से राब्ता किया, मगर इसी दौरान आतिफ का भाई भी 2 गवाह लेकर पुलिस के सामने हाजिर हो गया। हाँ, क्या बात है? इंस्पेक्टर साहब, मेरा नाम साजिद है और मैं आतिफ का छोटा भाई हूँ। बैठो। सर, ये दोनों बंदे उस वक्त गली से गुजर रहे थे जब आतिफ भाई को आग लगाई थी। ये अपना बयान देने आए हैं या वैसे ही तुम इन्हें साथ लाए हो? नहीं सर, बयान देने के लिए आए हैं। इसका नाम कुर्बान है और इसका नाम ताहर। सोच लो, गलत बयानी की तो सीधा अंदर जाओगे।
नहीं सर, गलत बयानी क्यों करेंगे? बड़ी मुश्किल से मेरे साथ आए हैं। आपस में तुम तीनों एक दूसरे को जानते हो? नहीं सर जी, महल्लेदारों ने बताया है। मुझे तो इनका नाम पता भी मालूम नहीं। पढ़ना लिखना आता है? जी सर। जी बिल्कुल। अपना अपना बयान लिखो, और हाँ, तुम दोनों अपना अपना फोन नंबर जरूर लिखना। जावेद। जी सर। इनको पेंसिल कागज दो। ठीक है। तुम लिखो, मैं आता हूँ। हेलो, हाँ साजिद, भाई की लाश मिल गई है। क्या कहा? तनवीर अपने घर ले गया है। तुम कहाँ हो? अच्छा, गवाहों को लेकर गए हो। ठीक है। अरे हाँ भाई, आऊंगा, क्यों नहीं आऊंगा। आतिफ जैसा भी था तो मेरा बेटा ना। माँ बाप भी कभी औलाद को बददुआ देते हैं भला। हाँ, चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ। खुदा हाफिज। क्या सिखा रहे हो? लिखने दो। साहब जी, बड़ा जुल्म हुआ हमारे साथ। मेरे भाई के ससुराल वाले बड़े जालिम लोग हैं। शादी कब हुई थी तुम्हारे भाई की? ओ जी साहब जी, 10 साल पहले। 5 साल बाद इकरा पैदा हुई थी। दोनों के दरमियान कोई लड़ाई झगड़ा था? बीवी बड़ा तंग करती थी आतिफ भाई को। कपड़े, जूते, खाना पीना, बस इसी के चक्कर में लड़ाई रहती थी। अब बीवी थी उसकी, खर्चा उठाना उसका फर्ज था। अब फिर क्या मसला था? साहब जी, सब कुछ लेकर देता था, फिर भी वो 2-2 महीने लड़ाई करके मेके चली जाती थी। वाला साहब क्या करते हैं तुम्हारे? साहब जी, वाला साहब पेपर और गत्ते का कारोबार करते हैं। उन्होंने भी 3 शादियां की है और वो हमसे कम ही मिलते जुलते हैं। हाँ भाई, लिख लिया बयान? जी सर। लाओ इधर। अच्छा, सुबह 9, 9:30 बजे का टाइम था। किधर जा रहे थे तुम लोग? साहब जी, दोनों काम पे जा रहे थे। चुप! इनके मुंह में जुबान नहीं है जो तुम जवाब दे रहे हो? अब चुप करके खड़े रहो, बोलना नहीं बीच में। आप बताओ है? आतिफ, अपनी जुबान को लगाम दे दे। मैं नीचे आ गया तो बहुत बुरा हो जाएगा। ओए, और तू क्या औरतों की तरह ऊपर से देख रहा है? और नीचे आके देख, तुम लोगों ने क्या मजाक बनाया हुआ है? दोनों की कल सुबह 8:30 से 9 बजे की लोकेशन पता करनी है। जब हम घर से बाहर निकले, वो खुद को आग लगा चुका था। ये तो आप कह रहे हैं ना? इस बात की गवाही कौन देगा? ये तेरी भूल होगी। तुझे मार के मरूंगा मैं, ऐसे मरने वाला नहीं हूं मैं। तू मुझे हाथ तो लगा के देख, फिर देख मेरे घर वाले तुझसे क्या करते हैं। मरने वाले आतिफ की तरफ से पुलिस के सामने पेश होने वाले दोनों गवाहों ने उस दिन आंखों देखे तमाम हालात जुबानी और तहरीरी तौर पर पुलिस को कलमबंद करवाए। उनके मुताबिक जब वो हादसे के वक्त वहां मौजूद थे तो उन्होंने देखा आतिफ के घर वाले उस पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या वाकई ये लोग उस वक्त वहां पर मौजूद थे? एक लेटर भिजवा रहा हूं, इस पर 2 फोन नंबर लिखे हुए हैं। दोनों की कल सुबह 8:30 से 9 बजे की लोकेशन पता करनी है। बस ठीक है, जैसे ही साहब आते हैं ये काम जरूर कराना है। हाँ, भिजवा रहा हूं अभी। कादर लेकर आएगा। ओके, अल्लाह हाफिज। कादर सर, ये लेटर एसपी साहब के ऑफिस में पहुंचाना है। ओके सर। जल्दी करो।
जी मोहम्मद हुसैन साहब, अब बुरी जमानत तो आपने करा ली, लेकिन सवाल यह है कि उसने खुद को आग लगाई या उसे आप लोगों ने आग लगाई? सारा इलाका वाकये का गवाह है सर। हमें क्या जरूरत थी उसे आग लगाने की? इंस्पेक्टर साहब, कौन से माँ बाप अपनी बेटी का घर इस तरह खराब करेंगे? जो भी हुआ, लेकिन उसने मरने से पहले अपने बयान में आप सबका नाम लिखवाया है। हमें पहले ही शक था कि वो यही करेगा, क्योंकि उस शख्स से हमें खैर की उम्मीद थी ही नहीं। वाकया हुआ क्या था? यही कोई 9:30 बजे का वक्त था जब उसने घर की बेल बजाई है। ये बाहर देखने जा ही रहे थे कि इसी दौरान आतिफ ने बाहर खड़े होकर बकवास करनी शुरू कर दी। भाई राजा मुनीजा, दरवाजा खोल दे, वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। तेरी माँ ने जो तेरे कान भरे हैं ना, उसको तो नहीं छोड़ूंगा मैं। अरे आतिफ, इस बात को लगाम दे दे, मैं नीचे आ गया तो बहुत बुरा हो जाएगा। ओए, अब तू क्या औरतों की तरह ऊपर से देख रहा है? और नीचे आके देख, तुम लोगों ने क्या मजाक बनाया हुआ है। तू क्या समझता है कि मैं भाग जाऊंगा यहाँ से? मर्द का बच्चा हूँ, इधर ही खड़ा हूँ। आ नीचे तू जरा। अरे अगर मर्द का बच्चा तो इधर ही खड़ा रहा, आ रहा मैं नीचे आ तू। उस रोज आतिफ और उसके साले के बीच होने वाली बहस को गली के रिहायशियों ने देखा भी और सुना भी, लेकिन बात यह थी कि यह उनके घर का आपसी मामला था, इसलिए मोहल्ले वालों ने इस मामले में दखल अंदाजी करना मुनासिब नहीं समझा। सब अपने अपने घर चले गए, मगर कुछ देर के बाद ही शोर सुनकर जब मोहल्लेदार बाहर आए तो आतिफ के जिस्म को आग लगी हुई थी और वो तकलीफ की शिद्दत से चिल्ला रहा था। जो भी है, लेकिन मेरा सवाल अपनी जगह कायम है, उसे आग लगाई किसने? जब हम घर से बाहर निकले वो खुद को आग लगा चुका था। ये तो आप कह रहे हैं ना, इस बात की गवाही कौन देगा? सारी गली वाले इस बात की गवाही देंगे, आप पूछ लें जिससे पूछना चाहते हैं। उस वक्त गली से गुजरने वाले 2 अफराद कुर्बान और ताहिर ने गवाही दी है कि उन्होंने खुद आप लोगों को तेल छिड़ककर आग लगाते हुए देखा है। पर वो दोनों हैं कौन इंस्पेक्टर साहब? हम तो उन्हें जानते भी नहीं। और अगर मैं पूछूं कि तुम कौन हो? इंस्पेक्टर साहब, मैं मुनीजा का बड़ा भाई अदनान। मैं ब्लॉक नंबर 5 में रहता हूँ, अपनी फैमिली के साथ रहता से। हाँ, तुम्हारा नाम भी FIR में शामिल है। तुम किधर थे उस वक्त? मैं इंस्पेक्टर साहब उस वक्त अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए गया था। वापसी पर ही जबरान का मुझे फ़ोन आया और जो ही मैं वालिद साहब की गली में दाखिल हुआ तो लोगों का एक हजूम था और आतिफ पर किसी ने कंबल डाल दिया था। हेलो, हाँ जबरान, बोल, खैरियत तो है ना? क्या आतिफ ने अपने आप को आग लगा ली? कहाँ है वो इस टाइम? अपने घर के दरवाजे पर? और मुनीजा और अब्बू कहाँ हैं? वो भी वहीं पर हैं? अच्छा, मैं आता हूँ मैं। बस मेरे आने की कुछ ही देर बाद एम्बुलेंस आई और उसे अस्पताल लेकर चली गई इंस्पेक्टर साहब। कितना अरसा हुआ है आपकी बेटी को आपके घर आए हुए? जी, यही कोई तकरीबन 2 माह। उसका कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ? जी नहीं, हमारी बेटी तो लड़ाई नहीं करती थी, बस आतिफ ही हर वक्त उससे लड़ता रहता था। वो क्यों? वो उससे अपने वालिद और भाइयों से पैसे लाने को कहता था। तो फिर दिए पैसे आप लोगों ने? कहाँ से देंगे वो 20 लाख? उनके पास कोई खजाना है क्या?
जो तुझे कहा है ना बस वही कर, ज्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं है तुझे। थोड़े थोड़े करके तू 10-12 लाख उनसे पहले ही ले चुका है। मुझे नहीं पता, मैंने पार्टी को पैसे देने हैं। तेरे घर वालों ने पैसे ना दिए तो वापस इस घर में ना आना। क्या मतलब है कि वापस ना आना? तूने क्या उनको कर्ज दे रखा है जो अगर वो पैसे नहीं देंगे तो मैं वापस नहीं आऊंगी? बस जो कह दिया वो कर, ज्यादा बात नहीं करनी तुमने। ला नींद की गोली, खाऊं और सो जाऊं। 10-20 गोलियां एक दफा ही खा ले ताकि पूरी जिंदगी का सुकून आ जाए। हाँ। ये तेरी भूल होगी, ऐसे नहीं मरूंगा मैं। तू मुझे हाथ तो लगा के देख, फिर देख मेरे घर वाले तुझसे क्या करते हैं। ठीक है, जब टाइम आएगा ना तो बता दूंगा मैं कि क्या कर सकता हूं मैं। ये लो पकड़ो गोली, ये लो, खाओ और सो जाओ। और हाँ, अब के जाऊंगी ना तो वापस नहीं आऊंगी मैं तुम्हारे पास। मुनज़्ज़ा के वालिदैन से बात करने के बाद पुलिस तफ्तीशी को इस बात का अंदाजा हुआ कि मामले में कुछ गड़बड़ जरूर है, क्योंकि दोनों मियां बीवी की आखिरी मुलाकात में उन्होंने एक दूसरे को मारने की धमकी दी थी। और दूसरी बात यह भी कि मरने वाले आतिफ का वालिद जो अभी तक जिंदा है उसका कुछ पता नहीं, वो सामने नहीं आया। इस बात को मद्देनजर रखते हुए पुलिस तफ्तीशी ने अगले ही रोज आतिफ के वालिद से मिलने का फैसला किया। इंस्पेक्टर साहब, जब औलाद नालायक हो तो माँ बाप का यही रवैया। ऐसा क्या कर दिया आपकी औलाद ने? आतिफ ने शादी के 5 साल बाद ही अपना हिस्सा मांगना शुरू कर दिया था जनाब। वो क्यों? बस कहता था पूरी नहीं होती, मैंने अपना प्रेस लगाना है। तो फिर कितने पैसे दिए थे आपने उसे? मैंने 18 लाख रुपए दिए थे दोनों भाइयों। फिर दोनों भाइयों में भी फूट पड़ गई। असल में पैसा चीज ही ऐसी है जनाब। और साहब सुना कि आपने 3 शादियां की हैं? जी बिल्कुल, ऐसा ही है। पहली बीवी से आतिफ और साजिद हैं, फौत हो चुकी बेचारी, और बाकी 2 जिंदा हैं। इसका मतलब है कि आप अपने दोनों बेटों से खफा हैं। खफा क्या होना जनाब, नजर बैठे, मैं 2 मिनट वॉशरूम से होके आया। ओहो, आतिफ ने मरते मरते भी हमारी जान नहीं छोड़ी। उसने तो जो करना था कर लिया, मगर अब हमारी जान कैसे छूटेगी? मोहल्ले वालों की गवाही से, बाकी तो और कोई तरीका नहीं है। मुनिज़्ज़ा बेटा, एक बात बताओ, तुम चीजों को छुपाती क्यों हो? क्या छुपाया मैंने अब्बू? तुमने याद क्यों नहीं करवाया कि आतिफ के भेजे हुए मैसेज इंस्पेक्टर को पढ़वा देते? मेरे दिमाग में नहीं रहा। आप इंस्पेक्टर को दोबारा बुलवा लीजिए। दोबारा बुलवाने की जरूरत नहीं है बेटा, वो इतनी जल्दी हमारी जान नहीं छोड़ेगा, खुद आएगा दोबारा। अम्मी सही कह रही हैं, कत्ल का केस है और वो तफ्तीशी है, थोड़ी देर में आ जाएगा उसका फोन। तुमने मैसेज डिलीट तो नहीं कर दिए ना? नहीं अब्बू, मैंने कोई भी मैसेज डिलीट नहीं किया। मैं आपको फोन ला देती हूँ, आप खुद देख लें, मैं लेके आती हूँ। हाँ, तो मैं कह रहा था जनाब, खफा क्या होना, जवान लड़के हैं जो बेहतर समझते हैं करते हैं। एक चला गया, दूसरा खुश रहे। आप क्या समझते हैं, ससुरालियों ने जलाया होगा उसे या? ये तो आप तफ्तीश कर सकते हैं जनाब, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं। हाँ जी जी जरूर। मरने से 4 रोज पहले आतिफ ने अपने आप को आग लगा ली थी मेरे घर के सामने। क्या मतलब? पैसे मांगने आया था जनाब मेरे पास। मैंने कहा भी तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दे दिया है, अब मेरे पास कुछ नहीं है। सिर्फ इतनी सी बात पर उसने अपने आप को आग लगा ली थी। ब्लैकमेल कर रहा था जनाब मुझे, मैंने ये सब हल कराया था। उसका पेट और टांगे जली थी पर बच गया था। बस ठीक है मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अगर जरूरत पड़ी तो मैं दोबारा हाजिर हो जाऊंगा। मैं हाजिर हूँ जनाब, बस मुझे इस केस से दूरी रखिएगा। ठीक है मलिक साहब, ठीक है, आप बिल्कुल मुतमईन रहें। खुदा हाफिज। सर रात को रोज नींद की गोलियां खा के सोता था, पता नहीं कितने लोगों से कर्ज भी ले रखा था। वो कह रहा था वहाँ को भी साथ लाना है। अब क्या होगा यार, कहीं वो पकड़ के हमें भी ना उधर बिठा लें। वो कमबख्त हमारी जान नहीं छोड़ रहा।
खामखा हमारे पीछे पड़ा हुआ है। कभी कोई गवाह ले जाता है तो कभी कोई। इतना मासूम ना बन, ये भी बता गवाही देने के 10,000 रुपए लिए हैं। उसकी बातों से तो लगता था कि मामला हमारे हक में बेहतर होगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। वैसे भी सारे इलाके ने हमारे हक में गवाही दी है। अच्छा तू जाके अपनी माँ को बता। आतिफ के वालिद से मुलाकात के बाद पुलिस तफ्तीशी ने मोहम्मद हुसैन और उसके घर वालों के चाल चलन के बारे में अहले मोहल्ला से मालूमात जमा की। यह मालूमात इकट्ठी करने के बाद पुलिस तफ्तीशी ने उसके घर वालों से एक बार फिर मुलाकात करना मुनासिब समझा, लेकिन इसके लिए पुलिस तफ्तीशी ने उन्हें थाने नहीं बुलाया बल्कि खुद उनके घर पहुंच गया, क्योंकि इस केस में 2 खवातीन भी शामिल थीं। उनके घर पहुंचने के बाद पुलिस तफ्तीशी के सामने कुछ नई बातें आईं। वो बातें क्या थीं? बेटे मुझे अपना मोबाइल। इंस्पेक्टर साहब ये मैसेज पढ़ लें, आपको सारी बात का पता चल जाएगा। ये वॉशिंग मशीन और जूसर तोड़ रहा हूं मैंने तेरे सारे कपड़े जला दिए हैं और अब मैं तेरे बर्तन तोड़ रहा हूं। मेरे बाप का पता है एक तीर से कितने शिकार करता है। और हां, मोहब्बत और जंग में सब जायज है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने खुद को आग लगा ली है और जल गया हूं। आप ये बताएं कि इस बंदे का दिमाग खराब था या नफसियाती मरीज था? सर रात को रोज नींद की गोलियां खा के सोता था। पता नहीं कितने लोगों से कर्ज भी ले रखा था। लोग तो उसको मारने को आते थे। अब तो सारा कारोबार भी खत्म हो गया था। अच्छा आप इस तरह करें कि इस फोन का नंबर मुझे सेंड कर दें। ठीक है, ताकि इसका रिकॉर्ड निकलवाया जाए। ठीक है। आपकी बेटी कहाँ है? जी वो मेरे बड़े भाई अदनान के घर है। जब से ये वाकया हुआ है वो बहुत डरी हुई है। बस यार थाने से इंस्पेक्टर का फोन आया है, वो कह रहा था वहाँ को भी साथ लाना है। अब क्या होगा यार, कहीं वो पकड़ के हमें भी ना उधर बिठा लें। वो नहीं बिठाते यार, वो चल चलते हैं। तो मैं भी तो तुम्हारे साथ हूँ ना। हाँ, रास्ते से ताहर को भी पकड़ लेंगे। असल में यार मैंने ना किसी बंदे से लेने हैं पैसे, वो बिलालगंज मेरा इंतजार कर रहा होगा। तो बस यार थोड़ी सी मेहरबानी और कर दें। आज की बात है, फिर सारे मुलजम पकड़े जाएंगे। अच्छा चल तू कहता तो पर जल्दी कर, फटाफट हो गया। चलो यार आगे। ओए क्यों परेशान बैठा है? एक काम और हो गया है, अब जो अल्लाह को मंजूर वो हो जाएगा। ऐसा क्या हो गया अबू जी? अगर जमानत खत्म होगी तो हमारा क्या बनेगा? मार्केट के सदर से आतिफ की हकीकत लिखवाकर वो भी तफ्तीशी को दे आया हूं। इससे क्या हो जाएगा? उसने लिख कर दिया है कि आतिफ ने बहुत से लोगों के पैसे देने थे, मार्केट का डिफॉल्टर था। उसकी बात कौन सुनेगा? कहाँ मानेगी पुलिस उसके लिखे को? वो क्यों नहीं मानेगी? तफ्तीश में सारी बातें सामने आनी चाहिए। और उसका भाई साजिद कहाँ है? बैठा होगा दुकान पे कब्जा करके। वो कमबख्त हमारी जान नहीं छोड़ रहा, खामखा हमारे पीछे पड़ा हुआ है। कभी कोई गवाह ले जाता है तो कभी कोई। अब क्या कहता है वो? यही कि हम सब ने मिलकर उसके भाई को आग लगाई है। तफ्तीशी बता रहा था कि उसने उसे भी बुलाया है और गवाहों को भी।
पुलिस तफ्तीशी ने आतिफ की तरफ से मुनीजा को किए गए SMS का मोबाइल डाटा हासिल किया। साथ ही साथ मुनीजा के भाई अदनान और आतिफ के भाई साजिद की तरफ से नामजद किए गए गवाहान का मोबाइल डाटा भी हासिल किया ताकि मौका वारदात पर उनकी लोकेशन का पता किया जा सके। उनकी लोकेशन क्या आई ये सिर्फ पुलिस तफ्तीशी को ही मालूम था। हाँ भाई, तुमने अपनी आंखों से देखा था घर वालों को आग लगाते हुए? जी सर, मैं और ताहर उधर से गुजर रहे थे। तुम उस वक्त ठोकर नियाज बेग थे और ये कैंची पर। मौका वारदात से तकरीबन कोई 15 किलोमीटर का फासला बनता है ये। नहीं सर, ये दोनों साथ थे। बकवास बंद करो। तुम तो ये भी कहते थे कि तुम तीनों एक दूसरे को नहीं जानते। वाकई नहीं जानते साहब जी। जब इन्होंने गवाही दी तो तब इनसे मुलाकात हुई मेरी। चुप करो। तुम शायद ये नहीं जानते हो कि झूठी गवाही देने और दिलाने की सजा क्या है। सर मैं तो गरीब आदमी हूँ, तो दिहाड़ी करके अपने बच्चों का पेट पालता हूँ। मुझे तो कुर्बान ने कहा था। इतना मासूम ना बन, ये भी बता गवाही देने के 10,000 रुपए लिए हैं। और तूने कितने लिए थे साजिद से? सर अभी लिया कुछ नहीं है, डील 40,000 की हुई थी। और तुमने कितने लेने थे मोहम्मद हुसैन और उसके घर वालों से राजीनामे के? बंद कर दो औलाद में। ले जाओ इनको। गलती हो गई सर। निजा बेटा ले आओ पानी। अच्छा ये ले वो पानी। क्या बना अब्बू? इंस्पेक्टर क्या कह रहा था? इंस्पेक्टर तो कोई अल्लाह का वली लगता था। कह रहा था कि सुबह आएगा तहरीरी बयान लेने के लिए। अल्लाह करम करे। या अल्लाह, तू तो सब जानता है। उसकी बातों से तो लगता था कि मामला हमारे हक में बेहतर होगा इंशाल्लाह। अल्लाह करे ऐसा ही हो। वैसे भी सारे इलाके ने हमारे हक में गवाही दी है। अच्छा तू जाके अपनी माँ को बता। वो बहुत परेशान है। उस दिन से उसने ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है। हाँ वो मैं जाके ना अम्मी को बताती हूँ। ठीक है? हाँ चलो बेटा। हालात और वाकयात का मुकम्मल जायजा लेने के बाद पुलिस तफ्तीशी ने अपनी तफसीली रिपोर्ट पेश की, जिसके मुताबिक आतिफ को उसके ससुरालियों ने कत्ल नहीं किया था, बल्कि उसने खुदकुशी की थी। आतिफ तेल लेकर अपने ससुरालियों के दरवाजे पर पहुंचा, तेल खुद पर डाला और फिर आग लगा दी, जिसके नतीजे में उसकी मौत वाक़ई हो गई। इस तरह आतिफ के ससुरालियों को उसके कत्ल के इल्जाम से कानूनन रिहाई नसीब हुई। लेकिन एक सवाल अब भी अपनी जगह पर खड़ा हुआ है, आखिर इस केस में असल गुनहगार कौन है? मुनीजा और आतिफ का निकाह करवाने वाले उनके माँ बाप, या फिर मुनीजा जिसने अपने शौहर की फरमाइश पर 20 लाख की खतीर रकम उसे लाकर नहीं दी, या फिर खुद आतिफ जिसने अपनी नाअहली की वजह से कारोबार में बहुत बड़ा नुकसान उठाया और फिर खुदकुशी कर ली। असल गुनहगार कौन है, इसका फैसला आप करेंगे। अगर आप भी जानते हैं अपने आसपास मौजूद किसी ऐसे ही गुनहगार को, तो खामोश हरगिज ना रहें, क्योंकि याद रखें किसी भी जुर्म के खिलाफ खामोश रहना भी एक जुर्म है। हमें ईमेल करें gk@sama.tv पर, हमें ट्वीट करें या फिर फेसबुक पर ज्वाइन करें। हमारा आईडी है facebook.com/गुनहगार कौन। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक और सच्ची कहानी के साथ, और देखेंगे गुनहगार कौन।